एवरीवन एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू थिंक एसएससी। आप सभी का थिंक एसएससी के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज भी मैंने आपकी क्लास लगवा ली थी। इसका रीजन ये है कि नेक्स्ट जो कमिंग वीक है ना, उस वीक में मुझे थोड़े कुछ काम है 1-2 दिन के लिए, इसलिए थोड़ा मैं छुट्टी भी ले सकती हूँ। 2 दिन की छुट्टी ले सकती हूँ। तो मैंने कहा चलो इसे वीकेंड पे कवर कर लेते हैं। तो मैंने आज शनिवार और कल इतवार है ना, तो कल दोनों, आज और कल दोनों दिन मैंने आपकी क्लास रखवाई है। फिर नेक्स्ट वीक में आप केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना तब तक, ठीक है? क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक में 2 या 3 दिन की छुट्टी पे रहूंगी, कहीं मुझे जाना है काम से, अर्जेंट काम है इसलिए। ठीक है बच्चों, ताकि आपका लॉस ना हो तो मैं वीकेंड पे, आपके लिए तो क्लास है, आपको वीक में कितने दिन, 5 दिन क्लास मिलती है, तो 5 दिन आपको मिल जाएगी इस वीक के अभी से ही। चलो, योगेंद्र आ चुके हैं। तपन कुमार कह रहे सोर्स एरर नहीं है। स्वाति कुमारी कह रही है अच्छे हैं। नाजमा, प्रवीण, स्वाति, गौरव सिंह, आयान चौधरी, संजय कुमार, राहुल, पंकज, उपांक्षा। चलो भाई आ जाओ। फिर हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, वो सिस्टम जो हमारे बॉडी में किसका काम करवाता है, जो रिप्रोडक्शन का काम करवाता है। फिर हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन होता क्या है, कितने टाइप से हो सकता है रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन की क्या क्या फेजेस हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे हमने पढ़ा था हम बेबी पैरस होते हैं, हम लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हम लोग यूनिसेक्सुअल होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी फेजेस होती हैं। सबसे पहले स्पर्म्स और ओवा बनते हैं, मेल बॉडी में स्पर्म्स, फीमेल बॉडी में ओवा बनते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था इंसेमिनेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ये सब हमने पढ़ चुके हैं। अब मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में, यहां तक की क्लास में मैंने आपको ये बता दिया रिप्रोडक्शन होता क्या है, किस किस फेज से होता है। अब रिप्रोडक्शन करवाने के लिए आपको 2 टाइप की सेल्स चाहिए। मेल बॉडी से स्पर्म्स यानी शुक्राणु कोशिका, और फीमेल बॉडी से ओवम यानी एग यानी अंडाणु कोशिका। तो आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स बनते हैं, कैसे वो बाहर निकलते हैं, उनमें उनको मोटाइल कौन बनाता है, यानी कि उनके अंदर गति कौन डालता है। ये सारी बातें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जरा लिखिएगा, चैप्टर का नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब आप देखते हो तो कुछ ऐसा सा दिखता है। ये रहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहली बात ये आती है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे होता है, लोकेशन क्या है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल का, उसकी लोकेशन कहाँ है। तो लोकेशन इसकी मानी जाती है बिलो इंटेस्टाइन्स, जिसको बोलते हैं हम पेल्विक रीजन। और मैं पढ़ा चुकी हूँ पेल्विक रीजन क्या होता है, आपने पढ़ा था ना जब आपने बोन्स वाला चैप्टर पढ़ा था। तो पेल्विक रीजन को बोलते हैं श्रोणी क्षेत्र, यानी कि जहां पर आपकी दोनों आंतें खत्म हो जाती हैं, उसके नीचे वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, पेल्विक रीजन बोलते हैं। हमने पढ़ा था पेल्विक वाला पार्ट, अगर आपको याद हो तो दिखाया भी था किस पार्ट को हम पेल्विक पार्ट बोलते हैं। अब बात ये आती है कि जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये कहां पे है, ये जिस जगह है उसको हम पेल्विक क्षेत्र बोलते हैं, पेल्विक पार्ट बोलते हैं, या पेल्विक, यहां पर आप बताओगे पेल्विक रीजन कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को टोटल हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नर जनन तंत्र को हम 4 भागों में बांटते हैं। कैसे कैसे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पहला लोकेशन, यानी कि पहला पार्ट क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जहां पे स्पर्म्स बनते हैं, और उसको कहा जाता है टेस्टिस। और जब बात करते हैं हम टेस्टिस की, तो एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं, ये सब पढ़ेंगे हम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है, 4 पार्ट्स में ये बंटा हुआ होता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको टेस्टिस कहते हैं, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको कहते हैं एक्सेसरी डक्ट। सब समझ में आएगा, पहले बस सुनते जाओ मेरे साथ। 2 नंबर पे जो होता है उसको कहा जाता है एक्सेसरी डक्ट्स। डक्ट्स का मतलब होता है नलियां, यानी कि सहायक नलियां, सहायक नलियां। अब ये नलियां क्या किसमें सहायक होती हैं, तो ये स्पर्म्स के इजैकुलेशन में हेल्प करती हैं। स्पर्म्स को यूरेथ्रा वाले पार्ट से, जहां से यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वहीं से ही आपके स्पर्म्स आउट होते हैं। तो वो नलियां जो इन स्पर्म्स को आगे से आगे ट्रांसफर करती जाती हैं। उसके बाद 3 नंबर पे
कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा हैं, जिनको हम मेल ग्लैंड्स कहते हैं, जिनको हम मेल ग्लैंड्स और हिंदी में हम पौरुष ग्रंथियां कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेल बॉडी में ही, और मेल बॉडी में भी कहां, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पाई जाती है। ठीक है, 3 पार्ट हो गए, और चौथे पार्ट को हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो 4th नंबर पे पार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य, जेनाइटल का मतलब होता है कि जो जन्म लेने में हेल्प करे। एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया हिंदी में लिखोगे बाहरी जननांग अंग, यानी कि जो बाहर की तरफ होता है उसको बोलते हैं बाहरी जननांग अंग। तो कंप्लीट जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उसको आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो कभी कभी ना आपको कंफ्यूज करने के लिए पता है कैसे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन डालेगा, पूछेगा टेस्टिस कौन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, मेल और फीमेल। बहुत थका हुआ क्वेश्चन है लेकिन पूछता है, तो आपको क्या बताना है, मेल बॉडी। फिर पूछेगा कि एसेसरी डक्ट्स किस में होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है। मेल ग्लैंड तो नाम से क्लियर है, पौरुष ग्रंथियां, वो ग्रंथियां जो सिर्फ और सिर्फ मेल बॉडी में होती हैं, और मेल बॉडी में भी कहां पर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होती है। और 4th पे आता है एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, बाह्य जननांग अंग। ये चारों जब हम पढ़ लेंगे ना अच्छे से, तब हमें पता लग जाएगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे बनता है। ठीक है, चलो फिर सबसे पहले बात करते हैं बच्चा कि ये लोकेशंस कैसे होती है। मैम क्या, देखो बच्चा, टेस्टिस की बात करते हैं तो ये रहा एक टेस्टिस, दूसरा टेस्टिस, ये 2 टेस्टिस होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, इसको टेस्टिस बोलते हैं, पहला पार्ट हो गया। दूसरा, ये जो डक्ट्स है ना, ये नलियां दिख रही हैं आपको, इन्हीं को हम एसेसरी डक्ट्स कहते हैं। और फिर ये है ना सेमिनिकल, वेसाइकल, प्रोस्टेट, बलब्रथल ग्लैंड, ये ग्रंथियां हैं। और इस हिस्से को हम एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया कहते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, जिसको ग्लैंस पेनिस भी कहा जाता है, बाह्य जननांग अंग, जहां से स्पर्म्स इजैक्युलेट होते हैं। तो ये हो गए, हमने बोल दिया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जरा एक एक करके सबके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल में, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो नंबर 1 पे लिखिए टेस्टिस। टेस्टिस, जिसको हम हिंदी में वृषण कहते हैं। जब टेस्टिस की बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जोड़ी, यानी कि 1 पेयर टेस्टिस होते हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। अब खुद देख लीजिए, ये रहा एक टेस्टिस लेफ्ट में, एक राइट में, इस तरीके से 2 टेस्टिस होते हैं। सिंगल लिखते हो तो स्पेलिंग TES हो जाती है, और जब 2 लिखते हो तो TES हो जाती है, टेस्टिस हो जाती है। अब ये टेस्टिस जिस जगह है इसको स्क्रोटम कहा जाता है। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं मेल बॉडी में, उनकी लोकेशन क्या है, कहां पे होते हैं। तो टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमन बॉडी से बाहर की तरफ होते हैं। अभी हम बात करेंगे बाहर की तरफ क्यों होते हैं, वो भी बात करेंगे हम। इनकी लोकेशन ये जहां पे होते हैं उसको स्क्रोटम कहा जाता है, और स्क्रोटम को हिंदी में हम अंडकोश जगह कहते हैं। अंडकोश यानी कि जिस हिस्से पे क्या रहते हैं, जिस पार्ट पे, जिस लोकेशन, जिस स्थान पे क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं, उसको स्क्रोटम कहा जाता है, अंडकोश कहा जाता है। और ये जो स्क्रोटम होता है ये मेल बॉडी से बाहर की तरफ होता है, यानी कि टेस्टिस कहां पर होते हैं, आउटसाइड द मेल बॉडी। जो लड़कों का शरीर होता है उससे ह्यूमन बॉडी से बाहर की तरफ होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि टेस्टिस बाहर क्यों होते हैं। क्योंकि बच्चा, इस टेस्टिस के अंदर क्या काम होता है, इसमें स्पर्म्स फॉर्मेशन का काम होता है। ये जो शुक्राणु कोशिकाएं होती है ना, ये यहीं पे बनती हैं। यानी कि जो मेल गैमेट्स होते हैं, जिन मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु कोशिका। और कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि मेल बॉडी के अंदर 11-12 साल के बाद, जब कोई लड़का 11-12 साल का हो जाता है तो उसके अंदर स्पर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये स्पर्म्स जहां पर बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस होना शुरू हो गया। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो ये स्पर्म शुक्राणु कोशिका कहां बनती है, तो ये टेस्टिस में बनती है। और टेस्टिस मैंने कहा ह्यूमन बॉडी से बाहर की तरफ होते हैं, जिस जगह होते हैं उसको स्क्रोटम कहा जाता है। तो ये बाहर की तरफ क्यों होते हैं,
क्योंकि जो स्पर्म्स है ना, इनको बनने के लिए हमारे ह्यूमन बॉडी का जो इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है टेम्परेचर। जैसे ह्यूमन बॉडी का कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ऑन एन एवरेज हमारा, है ना। तो इस टेम्परेचर से 2-2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये ह्यूमन बॉडी से बाहर की तरफ है। तो हमारे इंटरनल बॉडी, जो मेल बॉडी है, उसका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना है, आंतरिक शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। और स्पर्म्स को बनने के लिए जो आइडियल टेम्परेचर माना जाता है ना, कि कितने तापमान, कौन सा तापमान अनुकूलन रहता है शुक्राणु जनन के लिए, यानी कि स्पर्म्स फॉर्मेशन के लिए आइडियल टेम्परेचर क्या होता है, तो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। कभी कभी 1 से 2.5 भी लिखा हुआ आता है, वो भी सही कर दोगे, तो 2 से 2.5 इसमें से हटा लो, यानी कि 34.5 या 35 डिग्री सेल्सियस आइडियल टेम्परेचर होता है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म्स बनने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम की जरूरत होती है। इसीलिए बच्चा, जो स्क्रोटम होता है ना, वो मेल बॉडी से बाहर की तरफ होता है, इसीलिए जो टेस्टिस होते हैं वो ह्यूमन बॉडी से बाहर की तरफ रहते हैं। ओके हाँ, जब बच्चे का जन्म नहीं होता है उससे पहले वो ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं, और बाद में ये टेस्टिस ह्यूमन बॉडी से बाहर की तरफ आके अपना स्क्रोटम में सिचुएशन, ये स्क्रोटम में धंस जाते हैं। ओके चलो, अब कुछ कुछ बच्चों में नहीं भी होते हैं, बाहर नहीं निकलते, तो उनका ऑपरेशन करना भी पड़ता है, ये सब भी आपको आगे पढ़ाएंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट ये आती है कि जो टेस्टिस होते हैं इनकी लेंथ कितनी होती है। लेंथ, ये जो लंबाई, इस तरीके से इनकी लंबाई कैसे नापी जाएगी, जैसे ये रहा आपका टेस्टिस, पहला टेस्टिस ये है, तो इसकी ये जो लंबाई होती है ये कितनी, और फिर इसकी ये जो चौड़ाई है ये कितनी। तो जो चौड़ाई होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है, और जो लंबाई होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है, लिख लो। तो इसकी लंबाई होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है, और जो चौड़ाई विड्थ होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। ऐसी टेस्टिस एक पेयर हो गए जहां पे होते हैं, उसको स्क्रोटम या अंडकोश कहा जाता है। इसका काम क्या है टेस्टिस का, टेस्टिस का काम है स्पर्म फॉर्मेशन का, यहीं पर ही शुक्राणु बनते हैं। तो अगर किसी के टेस्टिस में कोई इंफेक्शन हो गया, टेस्टिस रिमूव कर दिए, तो उसमें स्पर्म्स नहीं बन पाएंगे, और स्पर्म्स नहीं बनेंगे तो आप समझ रहे हो कि फिर जाइगोट नहीं बनेगा, और जाइगोट नहीं बनेगा तो फिर वो ऐसा इंसान फिर आगे चलकर बाप नहीं बनेगा, है ना। अब बात करते हैं इस टेस्टिस को अंदर से जब पढ़ो, जहां पे स्पर्म्स बनते हैं, जिस हिस्से से जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तब लिखोगे एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस, यानी कि एक टेस्टिस को हम आंतरिक संरचना, एनाटॉमी का मतलब होता है कट करके अंदर से पढ़ना, अंदर से कैसे दिखेगा टेस्टिस, अंदर क्या क्या पार्ट है, तो लिखो आंतरिक हिस्सा, इसका हम आंतरिक हिस्से के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि अगर आपने एक टेस्टिस को इस तरीके से कट कर लिया, उसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे हो आप, तो वो कैसा दिखेगा, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं टेस्टिस के, ऐसे अंडे के जैसे होते हैं, ओवल शेप लिखा जाता है। अगर आपको शेप भी लिखना है ना कि टेस्टिस वृषण किस शेप के होते हैं, ओवल शेप में, अंडाकार शेप में रहते हैं ये, इस तरीके से। तो इसकी एनाटॉमी का मतलब हो गया है आंतरिक संरचना कैसे रहती है। जैसे बाहर से तो ये ऐसे दिखेंगे टेस्टिस, और जब बात करते हैं अंदर से तो इस तरीके से, ये देखो एक टेस्टिस का एनाटॉमी है, आंतरिक संरचना। तो कैसे क्या क्या यहां से क्वेश्चन बनते हैं वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। बच्चों होता क्या है, जब आप एक टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो, तो इसके अंदर इस तरीके से बहुत सारे कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। ऐसे पहला कंपार्टमेंट, फिर दूसरा कंपार्टमेंट, फिर तीसरा कंपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, और इन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं टेस्टिक्यूलर ल्यूब्यूल। सबसे पहले लिख लो कि इसके अंदर 2 टेस्टिस है, हम एक के बारे में पढ़ेंगे तो दोनों की स्ट्रक्चर सेम ही होती है। तो टेस्टिस के अंदर इस तरीके से अलग अलग के कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं। कंपार्टमेंट समझते हो, अलग अलग जगह ऐसे बनी हुई है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं टेस्टिक्यूलर ट्यूब्यूल, टेस्टिक्यूलर ट्यूब्यूल, और हिंदी में इनको वृषण कोश कहा जाता है, वृषण कोश कहा जाता है हिंदी में। हिंदी बहुत टफ होने वाली है आप पढ़ने के लिए।
वृषण कोश जो वृषण के अंदर है यानी टेस्टिस के अंदर है। अब इन कंपार्टमेंट्स कितने होते हैं? एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं। एक वृषण के अंदर 250, दो टेस्टिस हैं तो टोटल 500 कंपार्टमेंट होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि टेस्टिक्यूलर ट्यूब्यूल इज द पार्ट ऑफ विच रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और फीमेल? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर की तरफ इस तरीके के कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं बहुत सारे। कितने? तो एक टेस्टिस में लगभग 250 होते हैं, दोनों में आपके 500 हो जाते हैं। अब बच्चा होता क्या है, ये कंपार्टमेंट क्यों है? क्योंकि प्रत्येक कंपार्टमेंट में इस तरीके की और स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके की अंदर की तरफ पतली पतली लाइनिंग की स्ट्रक्चर होती है हर एक कंपार्टमेंट में। जैसे इसमें है, फिर इसमें होगा, ऐसे होगा, इस तरीके से पतली पतली लाइनिंग का नेटवर्क होता है। नेटवर्क का मतलब जाल होता है। पतली पतली ट्यूब, देखो बच्चा, एक होता है ट्यूब, ट्यूब से भी छोटा ट्यूब्यूल। तो ऐसे बहुत सारे ट्यूब्यूल का जाल पड़ा हुआ होता है और इन ट्यूब्यूल को बोलते हैं हम क्या? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाई है ना, इनको कहते हैं हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। कंफ्यूज नहीं होना है, नाम बहुत अजीब से लगेंगे आपको। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, बहुत सारी पतली पतली ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, तो उसको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। और ये जहां पे होती है उस कंपार्टमेंट को हम टेस्टिक्यूलर ट्यूब्यूल बोलते हैं। और हिंदी में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को शुक्रजनक नलिकाएं कहा जाता है। शुक्रजनक नलिकाएं नाम से क्लियर है, वो ट्यूब्स पतली पतली, वो नलियां जहां पर क्या किसका जन्म होता है? स्पर्म्स का, शुक्राणु का जन्म होता है। तो इसी हिस्से में स्पर्म्स बनती हैं। और स्पर्म्स क्या होती हैं? एक टाइप की सेल ही तो होती है, एक टाइप की कोशिका ही तो होती है। अब मैम क्वेश्चन कैसे आया? देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्पर्म्स फॉर्मेशन कहाँ पे होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो आप कहोगे टेस्टिस में होता है। दो टेस्टिस हैं, दोनों में दिन रात क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, अब स्पर्म्स जब आप डिटेल में जाके अंदर जाके पढ़ोगे कि टेस्टिस के अंदर कहाँ बनते हैं, तब आप क्या बताओगे? टेस्टिस के अंदर इस तरीके के कंपार्टमेंट होते हैं बहुत सारे, जिसको हम टेस्टिक्यूलर ट्यूब्यूल कहते हैं। और इन ट्यूब्यूल के अंदर ऐसे पतली पतली बहुत सारी नलियां होती हैं और इन्हीं नलियों के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म्स का, यानी कि शुक्राणुओं का। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए स्पर्म्स फॉर्मेशन कहां होता है, तो ऑप्शन में टेस्टिस हो सकता है, ऑप्शन में टेस्टिक्यूलर ट्यूब्यूल हो सकता है और ऑप्शन में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है। हिंदी में वृषण हो सकता है, वृषण कोश हो सकता है और शुक्रजनक नलिकाएं। देखो नाम से क्लियर है, शुक्राणु को जनक देने वाली नलियां होती है पतली पतली। इस तरीके से पूरे कंपार्टमेंट में नलियां होती हैं। इस फोटो में आप देखो, डायग्राम बनाने की क्या जरूरत है जब इतना अच्छे से लेके आ गए अमित। ठीक है, ये रहा, देखो पहला कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा कंपार्टमेंट, चौथा कंपार्टमेंट, ऐसे कंपार्टमेंट है। और इस कंपार्टमेंट को टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स या ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और इसके अंदर क्या रहती है? इसके अंदर आप देखोगे तो ऐसे नलियां रहती हैं और इन नलियों को हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यानी कि शुक्रजनक नलिकाएं जो शुक्राणुओं को जन्म देती हैं, उनको बोलते हैं हम शुक्राणु बनाने वाली नलियां। बात समझ में आ गई होगा आपको? अब बच्चा एक क्वेश्चन तो, तीन क्वेश्चन तो यहां से बन गए एनाटॉमी से। अब क्या होता है, इसी टेस्टिस के अंदर 3 टाइप की सेल्स होती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टेस्टिस में कितने टाइप की सेल्स होती हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो एक टेस्टिस होती है उसमें कितने टाइप की, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं टेस्टिस के अंदर। अब 3 टाइप की कौन कौन सी हैं, यहां से ये इंपॉर्टेंट कर लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर यहां से बनता है। टेस्टिस के अंदर 3 टाइप की सेल्स होती हैं, कौन कौन सी सेल्स, तो जरा लिखिएगा। नंबर 1 पे कौन सी, नंबर 2 पे कौन सी, नंबर 3 पे कौन सी। नंबर 1 पे आती हैं, उनको बोलते हैं जर्म सेल्स। नंबर 1 पे आती हैं, उनको हम जर्म सेल्स कहते हैं। हिंदी में इनका नाम होता है रोगाणु कोशिका। अब आप सोचोगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे रोगाणु का मतलब रोग करने वाली, नहीं 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 नहीं। नंबर 1 पे आती हैं जर्म सेल्स, नंबर 2 पे आती है यहाँ पे
उनको हम नर्स सेल, नर्चरिंग सेल्स भी कहते हैं, उनका दूसरा नाम होता है सर्टोली सेल्स कहते हैं। आप तो यही लिखो, सर्टोली सेल्स, सर्टोली कोशिका, हिंदी में सेम नाम है, लिख दीजिए सर्टोली कोशिका। तो एग्जाम में आता है कि सर्टोली कोशिका कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किस सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। किसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और जो 3 नंबर पे आती हैं उनको लैडिंग सेल्स कहा जाता है। लैडिंग सेल्स, हिंदी में सेम नाम है, लैडिंग कोशिका हो जाएगा। तो बच्चों ये तीनों के तीनों किस सिस्टम का हिस्सा है, ये तीनों के तीनों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। फीमेल बॉडी में ऐसी कोई सेल्स नहीं होती, ना टेस्टिस होते, वो अलग है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अब ये 3 टाइप की सेल्स कहाँ है, टेस्टिस के अंदर है, टेस्टिस के अंदर। अब इनका काम क्या है वो जरा सुनो बच्चा। ये जो 1 नंबर पे कौन सी लिखी है, जर्म सेल्स, इन्हीं जर्म सेल से ही आगे चलकर स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, यानी कि शुक्राणु कोशिकाओं का जन्म होता है। तो आपसे पूछ लिया कि वो कौन सी सेल्स हैं जो आगे चलकर स्पर्म सेल्स में परिवर्तित हो जाती है, तो आप कहोगे जर्म सेल से ही शुक्राणु कोशिका बनती है। अब शुक्राणु कोशिका को मैच्योर करने के लिए एनर्जी, सेल है, सेल को तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, तो एनर्जी का मतलब उसे खाना पीना, उसका न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो देती है वो देती है सर्टोली सेल्स। ये क्या करती है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म सेल्स, यानी कि पोषण देती है, खाना पानी देती है, ताकि स्पर्म सेल्स जिंदा रहें। बिना खाना पीना के तो स्पर्म सेल्स काम के ही नहीं रहेंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे, काम करने लायक नहीं बचेंगे। ये समझ रहे हो? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जर्म सेल्स कौन सी सेल्स बनाती हैं, या स्पर्म सेल्स कौन से टाइप की सेल्स से बनती हैं जो टेस्टिस में होती है। आप कहोगे जर्म सेल से ही स्पर्म्स यानी शुक्राणु कोशिका बनती है। अब जिस जगह बनती है तो उसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट के अंदर, जिसको हमने क्या बोल दिया, टेस्टिकुलर ल्यूब्यूल बोल दिया। ठीक है, ये कहाँ होते हैं, टेस्टिस में होते हैं। तो ये सारी चीजें हम टेस्टिस के बारे में ही तो पढ़ ले हैं। ठीक है, तो टेस्टिस में ऐसे सेल्स जिन्हें स्पर्म्स बनाया उसको हमने जर्म सेल्स बोल दिया। जिसने स्पर्म्स को एनर्जी दी, खाना पीना दिया उसको, ताकि वो जिंदा रहे स्पर्म सेल्स, क्योंकि स्पर्म सेल से क्या करवाना है, ओवा अंडे को फर्टाइल करवाना है, अंडे को निषेचित करवाना है, तभी तो जाइगोट बनेगा, बच्चा बनेगा। तो स्पर्म्स को हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिशन कौन सी सेल्स देती है, सर्टोली सेल्स, सर्टोली कोशिकाएं। और तीसरा, ये जो लेडिंग सेल्स होती है ना, ये टेस्टिस में ही होती है और ये मेल हार्मोन बनाती है, ये नर हार्मोन बनाती हैं। अब नर हार्मोन मैं नहीं बताने वाली हूं, आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूं मैं। मेल हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। बताया था ना कि मेल ग्लैंड को टेस्टिस कहते हैं और टेस्टिस में ही टेस्टोस्टेरोन बनता है, जिसको हम नर हार्मोन कहते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन में कौन सी सेल्स बनाती हैं, लेडिंग सेल्स। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। अक्सर आता है एग्जाम, अक्सर आता है, आता ही आता है कि कितने टाइप की सेल्स होगी टेस्टिस में, 3 टाइप की सेल्स हो गई। कौन कौन सी, जर्म सेल्स ने स्पर्म्स बनाया, सर्टोली सेल्स ने स्पर्म्स को न्यूट्रिशन दिया, लेडिंग सेल्स ने मेल हार्मोन बनाया। तीनों कहाँ है, टेस्टिस के अंदर, तीनों कहाँ है, टेस्टिस के अंदर। ठीक है, तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, लिखा है ना, हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, 4 पार्ट में। तो पहला कौन सा पार्ट था, टेस्टिस, ये रहा। टेस्टिस के बारे में हमने पढ़ लिया कि टेस्टिस कहाँ होते हैं, इसमें स्पर्म्स बनते हैं, इसकी लेंथ क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, ये बाहर क्यों होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ह्यूमन बॉडी से बाहर की तरफ क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है स्पर्म्स बनने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको टेस्टिकुलर ल्यूब्यूल बोलते हैं, उसके अंदर नलियों का जाल होता है जिसको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, और इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 3 टाइप की सेल्स होती है, जर्म सेल्स जिसने स्पर्म्स बनाए, सर्टोली सेल्स जिसने स्पर्म्स को जिंदा रखने के लिए न्यूट्रिशन दिया, और लेडिंग सेल्स जो मेल हार्मोन बना रही है। इतना ही आपको टेस्टिस के बारे में नोट डाउन करना था। अब बच्चों ये बताओ कि यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर क्या बन गया,
इस टेस्टिस के अंदर क्या बन गया, इस जगह इस टेस्टिस में आपके स्पर्म्स बन गए, स्पर्म्स बन गए हैं, ठीक है। अब इन स्पर्म्स को जो डक्ट्स बाहर लेके आती है उनको हम एक्सेसरी डक्ट्स कहते हैं। कैसे, तो जरा नेक्स्ट पॉइंट पे आप 2 नंबर पे लिखो, दूसरा पार्ट कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 2 नंबर पे जो पार्ट होता है उसको हम एक्सेसरी डक्ट्स कहते हैं। सहायक नलिकाएं, वो नलियां जो किसके वाहन में सहायक है, जो स्पर्म्स का वाहन करती हैं, शुक्राणु कोशिकाएं का वाहन करती हैं, यानी कि किसमें सहायक हैं, तो आप बताओगे स्पर्म शुक्राणु कोशिकाओं के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती। स्पर्म्स इनके अंदर नलियों में रहता है। आप देखो इस डायग्राम से, यहां बन गए स्पर्म्स। अब ये स्पर्म्स ऐसे आते आते ऐसे आते आते यहां से बाहर निकलेंगे। तो ये जो नलियां है ना, इन्हीं नलियों को हम एक्सेसरी डक्ट्स कहते हैं। सहायक नलियां, वो नलिकाएं जो किसमें सहायक है, जो स्पर्म्स को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर, बॉडी से बाहर निकालने में सहायक है। अब ये कितनी पढ़नी है, 4। नंबर 1 पे लिखो, 4 सहायक नलिका होती हैं। नंबर 1 पे आती हैं रेटेटेस्टिस, 1 नंबर पे जो आती है उसको बोलते हैं रेटेटेस्टिस। नाम थोड़े टफ लगेंगे आपको लेकिन पढ़ना है। हिंदी में बोलते हैं वृषण जालिका, रेटेटेस्टिस, वृषण जालिका। मैं दिखाऊंगी अभी आपको फोटो में, सब समझ में आ जाएगा। वृषण जालिका ये क्या है, एक तरीके की नली है। दूसरी आती है वास डेफरेंस, वास डेफरेंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वास डेफरेंस नली, वास डेफरेंस 2 नंबर पे। 3 नंबर पे आती है एपिडाइडमिस और 4 नंबर पे वासा एफ्रेंसिया, ठीक है। वास डेफरेंस को बोलते हैं शुक्र वाहिका, यानी कि शुक्राणुओं का वाहन करने वाली नलिका, तो शुक्र वाहिका कहलाती है। 3 नंबर पे आता है एपिडाइडमिस, लिख लीजिए एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस। और 4 नंबर पे आता है वास एफ्रेंसिया, वास एफ्रेंसिया, एफ्रेंसिया। ये 4 टाइप की, कुल 4 टाइप की एक्सेसरी डक्ट्स होती है, एक्सेसरी नलिकाएं होती हैं। एपिडाइडमिस को कहते हैं अधिवृषण, अधिवृषण, अधिवृषण। और वास एफरेंस और वास डेफरेंस को हम शुक्रवाहिका के नाम से ही लिखते हैं हिंदी में। तो नर जनन तंत्र के अंदर जो सहायक नलिकाएं होती हैं, जो शुक्राणुओं का वाहन करती है, वो 4 प्रकार की होती हैं। पहला वृषण जालिका, दूसरा शुक्रवाहिका, तीसरा अधिवृषण, चौथा शुक्रवाहिका। ये सेम नाम, रेटेटेस्टिस, वास डेफरेंस, एपिडाइडमिस एंड वास एफ्रेंसिया। अब ये क्या कैसे काम होता है वो समझने के काम करो। पहले चारों नाम दिखा दूं आपको, रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडाइडमिस, वास डेफरेंस, वास डेफरेंस। ये वासा एफ्रेंसिया होता है, ए लगेगा, ठीक है, वास नहीं, वासा एफ्रेंसिया। 4 हो गई। अब ये कैसे कैसे नलियां हेल्प करती हैं, स्पर्म्स के इजैकुलेशन में कैसे हेल्प करती हैं। ऐसे टेस्टिस था, पढ़ाया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले। टेस्टिस, टेस्टिस में इस तरीके के कंपार्टमेंट्स, इस तरीके के कंपार्टमेंट्स, और इन कंपार्टमेंट्स को हमने क्या बोला था, अब मैं बार बार नाम नहीं लिखूंगी, ठीक है। और इनमें क्या, इस तरीके से पतली पतली ट्यूब्यूल, यानी कि पतली पतली नलियों का जाल, और जिनको हमने क्या बोला था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि ये व्हाइट वाली हम प्यारी क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, शुक्रजनक नलिकाएं। ये बात पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। इनको हिंदी में क्या बोलेंगे, शुक्रजनक, शुक्राणुओं का जनक करने वाली नलिकाएं, नलियां। तो यहाँ पे क्या बने, यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म्स बन गए इस तरीके से, लाखों करोड़ों स्पर्म्स बन रहे। कौन सी सेल्स बना रही है यहाँ पे, जर्म सेल्स बना रही हैं इस तरीके से, इस तरीके से बहुत सारे स्पर्म्स बन गए। कहाँ पे बने, प्राइमरी स्पर्म्स कहाँ पे बनते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं। इसके नीचे लिख लेना, सबसे पहले यहीं पे बनते हैं, प्राइमरी स्पर्म फॉर्मेशन यहीं पे होता है, यानी कि सबसे पहले जो शुक्राणु हैं उनका निर्माण यहीं पे होता है, सबसे पहले यहीं पे बनते हैं स्पर्म्स। अब बन के क्या होता है, ये स्पर्म्स यहां से इस तरीके से यहां आ जाते हैं,
ऐसे, और यहां पर होती है नलियां, और इन नलियों को हम कहते हैं एपिडाइडमिस। इस तरीके से इन नलियों में आ जाते हैं। यहीं पर दोनों टेस्टिस में कुछ और प्रकार की नलियां होती हैं, जैसे मैं भी आपको डायग्राम में दिखाती हूं, जरा ध्यान से देखना कैसे। इन कंपार्टमेंट्स में यहाँ पे बन रहे थे, यहां से बन के देखो इस हिस्से में जा रहे हैं ऐसे स्पम्स, और इस हिस्से को एपिडाइडमिस कहा जाता है। और इसी एपिडाइडमिस में स्पम्स जाके मैच्योर होते हैं। तो ये जो हमने नली बनाई है ना, इनको हम बोलते हैं एपिडाइडमिस, और इसी के अंदर जाकर एपिडाइडमिस, और इसके अंदर जाके स्पम्स मैच्योर होते हैं। अधिवृषण में जाके मैच्योर होते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि प्राइमरी स्पर्म फॉर्मेशन कहां होता है, प्राथमिक तौर पे स्पर्म्स कहां बने, तो आपका आंसर होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। फिर वो कहां पे आ जाते हैं, वो आ जाते हैं एपिडाइडमिस में। एपिडाइडमिस क्या है, एक टाइप की एसेसरी डक्ट है, एक टाइप की नली है। मैंने कहा ना 4 नली है, जिसमें से पहली नली का काम क्या है, ये इसी नली में यहीं पर आके स्पर्म्स मैच्योर होते हैं। स्पर्म्स मैच्यूरेशन का काम होता है, यहाँ पे शुक्राणु कोशिकाओं के परिपक्वता का काम होता है, यहां पर आके स्पर्म्स मैच्योर होते हैं। मैच्योर का मतलब उनको न्यूट्रिशन मिलता है प्रॉपर, और वो फर्टाइल होने के लायक बनते हैं, यानी कि अंडे को निषेचित करने के लायक यहां पर आके बनते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्राइमरी तरीके से स्पर्म्स फॉर्मेशन कहां होता है और सेकेंडरी तरीके से कहां पे होता है। सेकेंडरी का मतलब वो मैच्योर कहां होते हैं, तो इस हिस्से में होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको मेरी, कोई बड़ी इतनी बात नहीं है। अब क्या होता है, तीसरी बात, तीसरी बात आपको समझना है क्या, कि अब जो इस एपिडाइडमिस के अंदर स्पर्म्स आ गए हैं, इस तरीके से यहां पे आ गए ना। अब क्या होता है बच्चा, अब यहां से ये जो नली लगी है ना, इस नली को हम बोलते हैं क्या, वास डेफरेंस। वास डेफरेंस। तो ये जो नली है इस तरीके से घूम के ऐसे ये जाएगी नली, इस नली का नाम होता है वास डेफरेंस, और यही मेन डक्ट होती है, यही मेन डक्ट होती है, इसको बोलते हैं वास डेफरेंस, और हिंदी में शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका। अब ये नली क्या करती है, इस नली के अंदर ये पाइप है, इस पाइप के अंदर क्या है, बहुत सारे स्पर्म्स है, ऐसे स्पर्म्स, और ये स्पर्म्स कैसे जाते हैं, कहां पे जाते हैं, देखना बच्चा, इतना आपने समझ लिया। अब इस चीज को समझो, यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे समझने की कोशिश करना। बहुत यहाँ स्पर्म्स बने इन कंपार्टमेंट्स के अंदर, यहाँ से बन के मैच्योर होने के लिए एपिडाइडमिस के पास गए। अब एपिडाइडमिस से होते हुए इस नली से होते हुए ऐसे ऐसे ये नली क्या करेगी, इस यहाँ से स्पर्म्स को इस रास्ते से ऐसे भेज। ये जो एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया है ना, जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा का मतलब होता है मूत्र मार्ग, जहां से पेशाब करते हैं, यानी कि जहां से यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है, वहीं से ही क्या निकलते हैं, स्पर्म्स इजैक्यूलेट होते हैं। तो ये नली, इसको वास डेफरेंस नली कहा जाता है। तो इस नली से कहां जाते हैं, तो जरा लिख लो, वास डेफरेंस से यूरेथ्रा वाले पार्ट में जाते हैं, और यूरेथ्रा का मतलब होता है मूत्र मार्ग, और इसी हिस्से से फिर स्पर्म्स क्या हो जाते हैं, स्पर्म्स का इजैक्यूलेशन हो जाता है। लिख लेना, स्पर्म्स इजैक्यूलेट हो जाते हैं, और इजैक्यूलेट का मतलब है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर की तरफ चले गए। कब, जब सेक्सुअल इंटरकोर्सेस हो रहे हैं मेल और फीमेल के बीच में, तब। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्पर्म्स का रास्ता बताओ, कैसे आते हैं ये स्पर्म्स। आप खुद बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर कि स्पर्म्स कैसे आते हैं। बने कहां पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ये रास्ता है स्पर्म्स के ट्रांसफर ह्यूमन बॉडी से बाहर निकलने का। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में यहां पे बने, बनने के बाद कहां पर गए, बनने के बाद एपिडाइडमिस में गए, एपिडाइडमिस में गए, एपिडाइडमिस में मैच्योर हुए, मैच्योर होने के बाद कहां पर, वास डेफरेंस में,
वास डेफरेंस में, और वास डेफरेंस एक लंबी सी नली है जो स्पर्म्स को यूरेथ्रा वाले पार्ट में छोड़ के आ जाती है, यूरेथ्रा से ह्यूमन बॉडी से आउट हो जाते हैं। तो हिंदी में शुक्र जनक नलिका में सबसे पहले बनते हैं, ये स्पर्म्स सबसे पहले बने, फिर ये एपिडाइडमिस में, जिसको अधिवृषण बोलते हैं, अधिवृषण में इनकी परिपक्वता होती है, मैच्योर होते हैं, और फिर शुक्रवाहिका नली में जाते हैं, और शुक्रवाहिका नली से होते हुए कहां पर, तो ये यूरेथ्रा का मतलब मूत्र मार्ग से होते हुए ह्यूमन बॉडी से बाहर हो जाते हैं। ये स्पर्म्स के इजैक्यूलेट होने का रास्ता है बच्चा, ये स्पर्म्स के इजैक्यूलेट होने का परफेक्ट रास्ता है। एक ही रास्ता है वैसे, इसी को परफेक्ट बोलेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? अब क्या होता है बच्चा, नसबंदी के लिए, नसबंदी होता है, नसबंदी का मतलब फैमिली प्लानिंग के लिए, परिवार नियोजन के लिए मेल की भी नसबंदी होती है और फीमेल की भी नसबंदी होती है। नसबंदी के बाद लड़के की होगी तो लड़का बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा, लड़की की होगी तो मतलब लड़की भी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। तो मेल नसबंदी को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा। मेल नसबंदी को वेसेक्टोमी कहा जाता है, वेसेक्टोमी का ऑपरेशन, इसको मनुष्य की नसबंदी, यानी मेल, मनुष्य में कौन, मेल, मेल का मतलब नर, नर लड़कों की नसबंदी, नसबंदी को वेसेक्टोमी ऑपरेशन कहा जाता है। अब इस नसबंदी के अंदर क्या करते हैं डॉक्टर, क्या करता है नसबंदी के अंदर, इस वास डेफरेंस नली को, ये जो नली है ना, इसको काट के यहां से और ऐसे वापस यहीं पर ऐसे बांध देता है। अब ये जो नली है वो कट गई और इसको इस तरीके से बांध दिया, तो यहाँ पे स्पर्म्स बनते तो हैं फिर इस लड़के की बॉडी में, क्योंकि स्पर्म्स तो टेस्टिस में बन रहे हैं, स्पर्म्स तो बनते हैं, लेकिन वो इस नली से फिर बाहर नहीं जाएंगे यूरेथ्रा वाले पार्ट्स में। तो ऐसा लड़का फिर क्या नहीं कर बन पाएगा, बाप नहीं बन पाएगा, यानी कि पापा नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इस लड़के में स्पर्म्स बने तो सही, लेकिन वो स्पर्म्स यूरेथ्रा से बाहर नहीं जा रहे हैं, और बाहर नहीं जा रहे हैं तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसा लड़का पापा नहीं बन पाता। और इसी को बोलते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए किया गया नसबंदी, नर नसबंदी, जिसको हम इंग्लिश में वेसेक्टोमी ऑपरेशन भी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेसेक्टोमी ऑपरेशन किसके लिए किया जाता है, लड़के के लिए, लड़की के लिए, लड़के के लिए। लड़कियों में ट्यूबेक्टोमी होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम। लड़कों के अंदर नसबंदी के लिए जो ऑपरेशन होता है उसको वेसेक्टोमी, और इसमें कौन सी नली को काट के बांध देते हैं, इसमें वास डेफरेंस नली को काट दिया। अब ऐसा नहीं है कि इस नली को काटने के बाद उस लड़के में स्पर्म्स नहीं बनेंगे, स्पर्म्स तो बनेंगे, क्योंकि देखो ना स्पर्म्स तो यहां बन रहे हैं, तो स्पर्म्स तो बनेंगे, लेकिन ये स्पर्म्स बन के बाहर नहीं आएंगे क्योंकि ये नली, ये रास्ता काट दिया। अब जब यहां से बाहर नहीं आएंगे तो इस हिस्से से बाहर भी नहीं जाएंगे, और जब बाहर ही नहीं गए स्पर्म्स तो अंडा फर्टाइल ही नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। तो ऐसा फिर जो इसी को हम वेसेक्टोमी का ऑपरेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, नर नसबंदी के नाम से इसी को ही कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो 4 पार्ट में बंटा हुआ होता है। कौन कौन से 4 पार्ट थे? नंबर 1 पे आप बताओगे कौन सा, टेस्टिस। टेस्टिस, टेस्टिस क्या होता है, किस हिस्से में टेस्टिस के स्पर्म्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, फिर इन स्पर्म्स को बाहर निकालने के लिए हेल्प किसने करी, हेल्प किसने करी, तो इन नलियों ने। तो नलियों के बारे में पढ़ लिया। अब 3 नंबर पे लिखोगे मेल ग्लैंड्स, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा मानी जाती है। नर जनन ग्रंथियां, मेल ग्लैंड्स, यानी कि नर ग्रंथियां या पौरुष ग्रंथियां भी बोलते हैं इनको, या पौरुष ग्रंथियां भी बोलते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मेल बॉडी में ही होंगी, इसलिए मेल बोल दिया हमने। ठीक है, इसलिए मेल ग्लैंड बोल दिया। ये ग्लैंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही हिस्सा मानी जाती है। और मेल ग्लैंड्स कितनी पढ़नी है आपको? 3। नंबर 1 पे पेयर्ड, पेयर का मतलब है जोड़ी, यानी कि जोड़ी, पेयर सेमाइनल वेसाइकल, पेयर सेमाइनल वेसाइकल, ये लो पहली ग्रंथियां जो सिर्फ और सिर्फ लड़कों में होती हैं।
दूसरी आप लिखोगे प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा, फलाना इंसान की प्रोस्टेट ग्लैंड में इंफेक्शन हो गया तो उसने क्या किया है, उसने ऑपरेशन करवा लिया अपना, उसकी प्रोस्टेट ग्लैंड निकाल दी डॉक्टर ने, ऐसा कभी आपने सुना होगा। ठीक है, दूसरी ये हो गई। 3 नंबर पे जो आती है उनको बोलते हैं पेयर्ड बलब्रथल ग्लैंड, बरब्रथल ग्लैंड। अभी मैं आपको दिखाऊंगी तीनों, ठीक है, ये देख लो ना, पहले देख ही लो। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये रही प्रोस्टेट ग्लैंड, दिख रही है आपको यहां पर, ये वाली जो है ना ऐसे, ये रही प्रोस्टेट ग्लैंड, ऐसे प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सेमाइनल वेसाइकल, ये ग्लैंड सेमाइनल वेसाइकल, ऐसे सेमाइनल वेसाइकल, दो ही सेमाइनल वेसाइकल। ये रही बलब्रोथल ग्लैंड, 1 2, तो 2 2 2। ठीक है, समझ में आ गई। अब लिख लो 3 नंबर वाली, बलब्रोथल ग्लैंड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रोस्टेट ग्लैंड किस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, आपको बताना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा। सेमाइनल वेसाइकल किस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, आपको बताना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। कितनी, 1 पेयर, एक जोड़ी होती है, ये ग्रंथि है, ये ग्रंथि है, और एक पेयर ही क्या होती है, एक पेयर यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड भी होती है, और एक पेयर में ही बरब्रथल ग्लैंड भी होती है। अब ये तीनों ग्रंथियां अपना अपना काम करती हैं। क्या काम करती हैं, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे स्पम्स बने, ठीक है, यहां से बन के ऐसे ऐसे स्पम्स आ रहे हैं बाहर। स्पम्स तो एक टाइप की सेल है ना, कोशिका है। अब इस सेल को ऐसे ऐसे, जैसी आई ना सेल, अब इस सेल में कुछ चीज जब ये यहाँ पे पहुंची ना, तो इस ग्रंथि ने अपना कुछ चीज इसके अंदर डाल दिया, स्पम्स के अंदर, और फिर इससे गुजरी तो प्रोस्टेट ने अपना कोई पार्ट इसमें डाल दिया, फिर यहां से गुजरा ये स्पम तो इसमें आपकी बलब्रथल ग्लैंड ने अपना कुछ सिक्रेशन डाल दिया। ग्लैंड है तो कोई ना कोई चीज सिक्रीट करती होंगी, वो डाल देती होंगी। तो इस यहां से तो सिर्फ स्पम्स आए थे, ये सेल आई थी। स्पम क्या है, एक टाइप का गैमेट है, एक टाइप की सेल है, एक टाइप की कोशिका है। तो ऐसे स्पम्स आ रहे थे। अब स्पम्स जैसे जैसे इस रास्ते से आए तो यहां से सेमाइनल वेसाइकल ने कुछ डाला इस स्पम के साथ, यहां से प्रोस्टेट ग्लैंड ने कुछ सिक्रीट करा, यहां से बलब्रोथल ग्लैंड ने कुछ सिक्रीट किया। और जब यहां से अब स्पम्स बाहर निकलेंगे तो ये अकेले स्पम्स नहीं है, इसको सीमेन कहा जाता है। तो जरा देखो क्या क्या काम करती हैं। सबसे पहले जो सेमाइनल वेसाइकल है ये क्या करती है, सेमाइनल वेसाइकल म्यूकस डालती है स्पर्म्स के अंदर। क्या, स्पर्म के साथ जो स्पर्म्स आए हैं इसके साथ मिक्स कर देती है। इसको इसके साथ मिक्स कर देती है एक चिपचिपे पदार्थ को, जिसको आप म्यूकस कहते हो। श्लेष्मा को चिपचिपाहट करने वाला लिक्विड डाल देती है, गाढ़ा लिक्विड, एक गाढ़ा तरल पदार्थ मिक्स कर देती है, जिसको हम श्लेष्मा कहते हैं, म्यूकस कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्पर्म्स के साथ म्यूकस किसने मिक्स किया, सेमाइनल वेसाइकल ने। और सेमाइनल वेसाइकल कहाँ होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कितने, एक पेयर। फिर यहां से सेमाइनल वेसाइकल ने क्या सिक्रीट कर दिया स्पर्म्स में, तो इसने सिक्रीट कर दिया, आप बताओगे, म्यूकस। अब हो गया वो चिपचिपा, स्पर्म सेल्स है वो एक गाढ़े लिक्विड के अंदर मिक्स हो गई। अब जब ये लिक्विड यहां से गुजरेगा तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड उसके अंदर सिट्रिक एसिड डाल देती है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिट्रिक एसिड मिक्स कर देती है इसी के साथ, इसी मिक्सचर में सिट्रिक एसिड डाल देती है। और ये जो सिट्रिक एसिड है ना, सिट्रिक अम्ल है ना, ये स्पर्म्स को मोटाइल बनाता है, गति देता है, गति और साथ में डायरेक्शन देता है। गति का मतलब उसको उसके अंदर स्पीड डालने का काम करता है, और डायरेक्शन का मतलब दिशा देता है। ये क्या करता है, स्पर्म्स के अंदर गति डालता है, स्पर्म्स क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं इसी सिट्रिक एसिड की वजह से, और डायरेक्शन देता है कि इसी डायरेक्शन से आपको बाहर निकलना है। फिर देखो, स्पर्म्स, म्यूकस, सिट्रिक एसिड मिक्स हो गया। अब ये और नीचे की तरफ आया तो वहां पे बलब्रोथल ग्लैंड होती हैं, और ये ग्लैंड क्या करती हैं, ये ग्लैंड इसमें फ्रक्टोज डाल देती है। फ्रक्टोज का मतलब होता है एक टाइप की शुगर, और ये शुगर क्या करती है, ये स्पर्म्स को एनर्जी देती है, ये स्पर्म्स को
फिर से एनर्जी देगी, और जैसे वहां पर वो सेल्स थी, है ना, हमने पढ़ी थी सर्टोली सेल्स, फिर से एनर्जी देगी, और इसी एनर्जी के साथ स्पर्म्स जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर की तरफ निकलेंगे तो उनमें अच्छी खासी एनर्जी होगी। कहाँ पे जाने के लिए? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करने के लिए अच्छी खासी एनर्जी होगी। तो बच्चों ये सारी चीजें मिक्स होती गई, एक बार सुन लो, फिर से सुन लो, इसके बाद नहीं बताऊंगी। यहां से अकेले स्पर्म्स यानी शुक्राणु कोशिका निकली थी, ऐसे ऐसे आई, यहां पे आई तो सेमाइनल वेसाइकल ने स्पर्म्स के साथ क्या मिक्स कर दिया? सेमाइनल वेसाइकल ने स्पर्म्स के साथ स्पर्म के अंदर क्या डाल दिया? एक चिपचिपाहट पदार्थ डाल दिया, गाढ़ा लिक्विड डाल दिया, जिसको आप म्यूकस श्लेष्मा कहते हो। फिर और नीचे गया ये गाढ़ा पदार्थ और स्पर्म्स, तो प्रोस्टेट ग्लैंड ने इसके अंदर सिट्रिक एसिड डाल दिया, और ये सिट्रिक एसिड अब इस उन स्पर्म सेल्स को क्या करेगा? अच्छी खासी स्पीड और डायरेक्शन देगा। फिर और नीचे आए स्पर्म्स इस म्यूकस के साथ, सिट्रिक एसिड के साथ, तो बल्बरथल ग्लैंड ने क्या डाल दिया? उसके अंदर एक टाइप का सुगर डाल दिया, फ्रक्टोज, और ये फ्रक्टोज उस स्पर्म को एनर्जी देगा काम करने के लिए, उसे फर्टाइल, उसको फर्टिलिटी करने के लिए, अंडे को फर्टाइल करने के लिए एनर्जी देगा, उसको ऊर्जा देगा। समझ गए आप? तो बच्चा अब ये जो सारी चीजों का मिक्सचर है ना, इसको क्या कहा जाता है? अब सिर्फ स्पर्म्स नहीं बचे, ह्यूमन बॉडी से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सिर्फ स्पर्म्स बाहर नहीं निकलते हैं। स्पर्म के साथ देखो क्या क्या है, लिख लीजिएगा इस चीज को। स्पर्म्स, साथ में आप बोलोगे म्यूकस, म्यूकस श्लेष्मा पदार्थ प्लस एक एसिड, कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड के साथ फ्रक्टोज। इन सारी चीजों के मिक्सचर को सीमेन कहा जाता है, और हिंदी में जिसको वीर्य कहा जाता है। तो अब मेल के एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया से क्या बाहर निकलेगा? सीमेन बाहर निकलेगा, शुक्राणु, और इस सीमेन में क्या क्या है? स्पर्म सेल्स हैं, श्लेष्मा है, एक एसिड, एक अम्ल है जिसको सिट्रिक अम्ल कहते हैं, और एक शुगर है, एक शर्करा है जिसको फ्रक्टोज कहते हैं। तो इन सब के मिक्सर को सीमेन कहते हैं, वीर्य कहते हैं। अब ये सीमेन कहाँ से बाहर निकलेगा? तो जो हम मेल रिप्रोडक्टिव का 4th पार्ट पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। इस स्ट्रक्चर को ग्लैंस पेनिस कहा जाता है, और यहीं से सीमेन क्या होता है? आउट हो जाता है। और ये सीमेन कहाँ पर? जब सेक्सुअल इंटरकोर्सेस होंगे लड़का और लड़की के बीच में, तो ये सीमेन कहाँ जाएगा? ये सीमेन जाएगा फिर किससे बाहर जाएगा? पहले लिख लो, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, जिसको हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं, और इससे फिर बाहर जाएगा, और बाहर जाके सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू फीमेल बॉडी में जाएगा, और फीमेल बॉडी में जाके ये स्पर्म्स आपने पढ़ा था क्या करेंगे? जाके अंडे का इंतजार, और अंडा जैसे ही बाहर निकला तो उस अंडे को क्या कर देते हैं? फर्टाइल कर देते हैं। इस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है, और इसी के साथ आपका ये नर जनन तंत्र खत्म हो जाता है। एक बार क्विकली रिवाइज कर लें। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है? कौन कौन सा? नंबर 1 पे टेस्टिस। टेस्टिस कितने होते हैं? एक जोड़ी, जहां होते हैं उसको स्क्रोटम कहते हैं। इसी डायग्राम से पढ़ने की कोशिश करो, पूरा याद हो जाएगा। जहां पे होते हैं उसको हमने क्या बोला? स्क्रोटम। अब इस टेस्टिस के अंदर इस तरीके से कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं, इनको हम टेस्टिक्यूलर ल्यूब्यूल बोलते हैं। इनके अंदर नलियां होती हैं, उनको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। यहाँ पे स्पर्म्स प्राइमरी तरीके से बनते हैं, फिर मैच्योर होने के लिए जाते हैं एपिडाइडमिस के पास। एपिडाइडमिस से आपके इस तरीके से होते हुए वास डेफरेंस नली में, और वास डेफरेंस को अगर कट कर दिया तो उसको ट्यूबेक्टोमी का ऑपरेशन, वेसेक्टोमी का ऑपरेशन कहा जाता है, यानी कि मेल नसबंदी कहलाती है। और इसी वास डेफरेंस से फिर स्पर्म्स ऐसे होते 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 आपके कहां पर? इस एरिया से यहां से गुजरते हैं, तो इस स्पर्म्स के साथ आके चीजें मिक्स होना शुरू हो जाती हैं। और वो मिक्स कौन करता है? मेल ग्लैंड्स। ये ऊपर यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे तो यूरिन रहता है। यूरिन और स्पर्म्स के इजैकुलेट होने का रास्ता सेम है, यहाँ से यूरिन, यहाँ से स्पर्म्स यानी सीमेन, रास्ता तो एक ही है ना, इसलिए तो हमने इसको यूरेथ्रा वाला पार्ट बोला।
जो ग्लैंस पेनिस होता है उसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। और इसी हिस्से से तो ही क्या जाते हैं बाहर, आप कहेंगे बच्चा इसी हिस्से से बाहर जाता है सीमेन, जिसमें स्पर्म्स होते हैं। तो 4 पार्ट में डिवाइड किया, टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ये डक्ट्स, ये ग्रंथियां और 4th पार्ट यूरेथ्रा, इसको एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया भी कहते हैं। तो यूरेथ्रा इज द कॉमन पार्ट फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन एंड सीमेन। मूत्र मार्ग एक उभयनिष्ठ मार्ग है, किसके लिए, यूरिन पेशाब को बाहर निकालने के लिए और सीमेन यानी वीर्य को बाहर निकालने के लिए। तो 4 पार्ट में डिवाइडेड था। बीपीएससी का 30 को एग्जाम है, उसके लिए कौन कौन से चैप्टर रिवीजन कर लें, उसके लिए बच्चा पढ़ लो आप ब्लड वाला चैप्टर, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ह्यूमन डिजीज हो गया, विटामिन हो गया, थोड़ा हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेना, बीपीएससी बहुत पूछती है हार्मोन्स से क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब एक क्लास में, मतलब अगली क्लास में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट कर लेंगे और फिर आपका ये चैप्टर फिनिश। 1 या 1.5 क्लास लगेगी अब इसको कंप्लीट करने में। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर डिजीज वाला चैप्टर पहले कर लेंगे, ताकि आपका जो एग्जाम है ना 30 को, तो तब तक मैं आपको डिजीज भी करवा दूंगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी डिजीज के बाद साइटोलॉजी चैप्टर भी करवा दूंगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कोई क्वेश्चन हो ना इससे, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन अभी तक मैंने आपसे डिस्कस नहीं करे हैं ना, हम करेंगे। 1.5 क्लास लगेगी ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो जो आधी क्लास बचेगी ना उस क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूंगी बायोलॉजी वॉल्यूम 1 बुक वाले। और जिसने बुक नहीं ली है वो अमेजन और फ्लिपकार्ट से बायोलॉजी वॉल्यूम 1 बाय काजल सिहाग सर्च करके और उसे ले लो।